अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। माह मलका बाय मरियम मुजफ्फर की एपिसोड नंबर 8 है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा दूसरा चैनल है हुदा नॉवेल्स के नाम से, जल्दी से जाकर उसको सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाप खादम। किस्राल नाइल को पार करते मरकजी काहिरा शहर में वापस आओ, जहां रिहायशी इमारत के साथ साथ हमारी कहानी के हीरो फातिर अबुल सलाम साहब का भी घर मौजूद था। इसने मुझ पर केस कर दिया तो क्या मैं चुप करके बैठा रहूं? कॉफी फेंकने की आवाज पर ऊपर वाले पोर्शन में गूंजकर इसके कान में लगे आले से होते दूसरी तरफ गई तो मेरे दोस्त, तुम्हें कौन कह रहा है कि चुप करके बैठो? दूसरी तरफ से कॉफी का घूंज भरा गया। तुम बोलना, शौक से बोलना, बल्कि मैं तो कहता हूँ गाना भी सुना देना। मगर अजीज बिन खुलद के घर जाकर कैफे में बैठा जुबैर प्यार से अपने दोस्त को समझाने की कोशिश में था कि लेकिन वो फादर इस्लाम ही क्या जो सुन ले। क्या मतलब? कॉफी का मग जोर से किचन शेल्फ पर मारा। जुबैर के एयरपोर्ट में सुनाई दिया। इसने बमुश्किल आला कान से हटाया। अब मैं इस फालतू इंसान के पास जाऊं, वो भी इसके घर? कप उठाते अब पहले से भी ज्यादा जोर से फेंकना शुरू किया। फातिर फातिर इस्लाम इस वक्त अपने जोर के ढीले ढाले रोज के ढीले ढाले से हुलिया लेकिन सलीका से बनाए गए बालों के साथ किचन में आगे पीछे टहल रहा था। देखो फातिर, मैं अंधा ही खुश हूं। जुबैर की बात जोर से काटी। फैसला अटल है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, फातिर इस्लाम इससे मिलने नहीं जाएगा। हाथ उठा उठा कर वो अपनी बात पर जोर दे रहा था। इसका मतलब अगर दुनिया इधर ही रहेगी तो तुम चलोगे मिलने? जुबैर का मुस्कुराता हुआ चेहरा वो मीलों दूर बैठी हुई आंखों के सामने देख सकता था। इससे मिलने मेरी जूती भी ना जाए। इसके छिड़ने पर जुबैर हल्का सा हंसा। फातिर अपनी ब्लैक कॉफी में उबलता हुआ पानी डालने लगा। देखो भाई, सर ने अजीज बिन खुलद से बात कर ली है, तुमने बस इससे मिलना होगा। हम कुछ इधर उधर की बातें करेंगे, कुछ तुम माफी मांगना, कुछ वो। माफी? कॉफी का पहला घूंट फव्वारे की तरह निकला। इसके चीखने की जुबैर को कानों से खून रिसता हुआ महसूस हुआ। एक तो ये आदमी बात बात पर चीखता था और ऊपर से इसकी आवाज में गुरगुराहट भी इतनी थी कान के पर्दे हिल जाएं। आहिस्ता बोल ले मेरे दोस्त, दरख्वास्त की गई जिसे सिरे से ही नजरअंदाज कर दिया। क्या मैं फातिर इस्लाम अब इससे माफी मांगूंगा? अपने टेरेस पर खड़े वो दूर से नाइल का दरिया देख रहा था। गालबन मैं भी आधे घंटे से यही कह रहा हूँ कि आप फातिर इस्लाम आप ही माफी मांगेंगे। फातिर का दोस्त था, तंज करने से पीछे कैसे रह सकता था? मैं कोई 5 साल का बच्चा हूँ जिसे तुम दोस्ती में बरकत का पहले पहाड़ा हिफ्स करवा रहे हो? मैं कि 31 साल का अच्छा खासा अकल रखने वाला, बहुत ज्यादा। जुबैर ने आंखें घुमाई। नौजवान हूँ, मुझे अच्छे से मालूम है कि मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। वो अगर आहिस्ता भी बोल रहा हो तो यूं लगता था लड़ रहा है। नीचे खड़े अपनी गाड़ी को धोते हमसाई ने भी फातिर के शोर शराबा से तंग आकर ऊंची आवाज में इसे आहिस्ता बोलने का कहा, लेकिन वो सुनता कहाँ है किसी की। मेरी ये मजाल मैं तुम्हें कुछ सिखाऊं, बस हमें गलती से तुम्हारी फिक्र हो रही थी। इसने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किया है तुम पर, समझते हो ना? केस? हाँ हाँ मालूम है। नागवारी से सर झटका। कड़वी कसीली कॉफी का घूंट भरते रीलिंग के साथ टेक लगाते। आज मौसम काफी खुशगवार था। वक्तन वक्तन चलती नम हवाएं और बादलों की ओट में छुपा सूरज बहुत भला मालूम हो रहा था। वो तुम्हें अंदर करवाने की सलाहियत रखते हैं फातिर अबुल सलाम। वो जब जहूर अंकल को अगवा करवा सकते हैं तो तुम किस खेत की मूली हो? फातिर ने एक लंबा सा घूंट भरा। तुम मुझे डर कर जीने का कह रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें संभल कर जीने का कह रहा हूँ। डैडी कहते हैं कि मर्द वही है जो रिस्क लेकर जीता हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे औरतों से जितनी ख्वार है मैं बतौर मर्द ही ठीक हूँ। मुस्कुराकर तंज किया। दूसरी तरफ बैठा जुबैर ऊपर से नीचे तक सुलग गया। इतना ढीठ इंसान है कि फातिर, कभी तो सीधी तरह से सुन लिया करो। तुम्हारी क्रेडिबिलिटी और जान दोनों खतरे में है। तुम फारिया मत बनो। मुझे पहले ही वो जहर लगती है। आसमान पर से एक बगलों का गोल उड़ता हुआ टेरिस के फर्श को छोड़कर गुजरा। कड़वे करीले जैसा फातिर भी कुदरत का हुस्न देखकर मुस्कुराने लगा। वो भी तुम्हारी ही फिक्र करती है। इसने दिफा करना चाहा। फिक्र तो बस इसे अपने जायदाद के हिस्से की है। नखवत से गर्दन हिलाई। ऐसी भी अब कोई
بولتے بولتے زبیر کی آواز اچانک کسی فوارے کی آواز سے تبدیل ہوئی۔ فاتر نے بے اختیار کان سے ایئرپورٹ نکالا۔ یہ سے کیا ہوا؟ کچھ سیکنڈز کے بعد دوبارہ کان میں آلہ لگاتے اس نے دوسری طرف کی آواز پر غور کیا۔ پیچھے شور سا تھا، پھر اچانک خاموشی چھا گئی، پھر کسی لڑکی کی آواز آئی اور پھر سے سکوت چھا گیا۔ زبیر، زبیر، اس نے آوازیں دینا شروع کی۔ زبیر ابایومی، میں تمہیں تھوڑی دیر بعد کال کرتا ہوں، اچانک سے کہا۔ وہ آوازیں دیتا رہ گیا مگر تب تک کال کٹ چکی تھی۔ فاتر نے صدمے سے اپنی ایئرپورٹ کو دیکھا۔ اس نے میری کال کاٹ دی؟ امبر آنکھوں میں امڑتی حیرت زبیر کے اس ہڑبڑاہٹ کو اپنی بے عزتی سمجھ رہی تھی۔ غصے سے اپنے ایئرپورٹ کو اپنی مٹھی میں قید کیا۔ جہنم میں جائے، اونچی آواز میں نعرہ لگایا اور کافی کا آخری گھونٹ بھرتے ٹیرس پر سے غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد نیچے کھڑے اس کے ہمسائے نے سر اٹھا کر اس کا گلا بند ہونے کی ڈھیر ساری دعائیں کی، لیکن وہ جس مٹی سے بنا تھا وہ بد دعاؤں سے بے اثر تھی۔ باب ملکہ، وہ اس آگ سے ہی تو بنتی ہے، جل کر امر بھی خود ہی خود ہو جاتی ہے۔ یہ قاہرہ کا ایک نجی علاقہ تھا، ٹوٹے مکان، سیلنگ زدہ دیواریں اور جہاں انسان سے زیادہ کاٹ کباڑ تھا کوڑے دان کے باہر موجود گند کا ڈھیر۔ کونے میں واقع جامنی اور نیلی روشنیوں سے سجے اس موٹل کی طرف بڑھتے ہیں جس کی سب سے اوپری منزل کی طرف کی کھڑکی کھلی تھی۔ وہ گوشہ سنسان سا تھا جب کیچ شیشے کی بوتل میں موجود فالسے کا شربت زیبا کے ہاتھوں میں اچھلتے ہوئے گرتے گرتے بچا۔ بیڈ پر آ کر ڈھیر ہوتی اپنی دوست کو گھوری سے نوازتے اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا۔ یہ زیبا کا اپارٹمنٹ تھا، چھوٹا سا کمرہ جس کی ایک طرف تھوڑے سے خانے میں کچھ تھا اور بیڈ کی دوسری طرف باتھ روم کا بند دروازہ۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لوڈ شیڈنگ کی عنایت کھڑکی سے تھوڑے ہی دور ایک قد آمد اسٹریٹ لائٹ لگی تھی، بے حد چمک رہی تھی۔ اسی کی تو نارنجی روشنی تھی جو کھڑکی کے ذریعے اندر آ رہی تھی۔ تو تمہاری منگنی احسان کے والد نے کروائی ہے؟ زیبا بیڈ کے ساتھ نیچے ٹیک لگا کر بیٹھی جوس پی رہی تھی۔ بیڈ پر چت لیٹے المیرا کی مسکراتی نظر باہر لگی بتی پر مرکوز تھی۔ مچھر دانوں کے سروں پر اپنی گرینڈ پرفارمنس دے رہے تھے۔ ہوا تو کچھ یوں ہی تھا، زیبا کے بوجھے انداز میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا تھا۔ تو کیا تم واقعی احسان سے شادی کر لو گی؟ جب سے زیبا اپنے کام سے واپس آئی تھی یہ سوال وہ 485 مرتبہ المیرا سے پوچھ چکی تھی اور ہر بار کی طرح المیرا اسی کی جواب دیتی، اگر تمہارے پاس میرے لیے کوئی بہترین رشتہ ہے تو دکھا دو۔ وہ بہتر سے مراد میرا امیر اور دولت مند تھا۔ زیبا کا کھلتا منہ فوراً بند ہو گیا۔ المیرا نے گردن ڈھلکاتی ہوئی تھی۔ گہرے سبز رنگ کی کھڑکی پوری طرح روشن تھی۔ اگر فرض کر لو کوئی اور نہیں ملتا تو؟ زیبا نیم رخ پر مڑی۔ تو کیا تم احسان اب بن نوفل سے شادی کرو گی؟ کمرے میں مچھروں کے ساتھ اب دیگر کیڑے مکوڑے کی بھی آواز گونجی تھی۔ انہی آوازوں میں ایک جاندار کہکے کا اضافہ ہوا۔ ہنستے ہوئے المیرا کوہنی کے بل زیبا کی طرف مڑی۔ تمہیں لگتا ہے احسان بن نوفل جیسا مرد مجھ سے شادی کرے گا؟ لیٹ الون شادی بھی کرے گا؟ زیبا نے دانستہ کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس وقت اپنی دوست کی تھیوری سننا چاہتی تھی۔ المیرا واپس اسی پوزیشن میں آئی مگر اب وہ بند پنکھے کو دیکھ رہی تھی۔ چوڑی سفید پیشانی پر پسینے کے ننھے قطرے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ ٹھیک ایک ہفتہ بعد مجھے کال کرے گا اور کسی ایسی جگہ بلائے گا جہاں میں اس رشتے سے بالکل انکار نہ کر سکوں۔ زیبا کو کنکیوں سے دیکھا اور آنکھ دباتے مسکرائی۔ فی الحال کے لیے تو اس نے مجھے بلاک لسٹ میں ڈالا ہوگا اور اگر نہیں بھی ڈالا تو یقیناً وہ میری کال نہیں اٹھائے گا۔ بازوؤں کا تکیہ بناتے سر کے نیچے رکھا، تم ایک دفعہ کرو تو صحیح کال۔ زیبا التجا کرتے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے قریب کھڑی ہو گئی۔ کیوں بھائی؟ المیرا کی آنکھیں بند تھی۔ کنفرم کرو نا کہ اس سے کہ وہ تم سے شادی کرے گا یا نہیں؟ المیرا نے بے اختیار آنکھیں کھولی۔ کچھ سیکنڈز زیبا کو دیکھا اور پھر چھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ ہنگامی عمل پر زیبا ہڑبڑا گئی۔ کچھ بدلے بدلے لگتے ہیں حالات دل۔ صنم کی یاد کیا اس قدر تڑپاتی ہے؟ المیرا کے الہک کر اردو میں بولے جانے والے شعر پر زیبا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ شاعرہ کا سارا موڈ خراب ہو گیا۔ ایک تو تمہیں اردو بھی نہیں آتی، خیر دوبارہ سے عربی کال کرنے پر اتنا زور کیوں دے رہی ہو؟ کہیں تم احسان کو پسند تو نہیں کرتی؟ آنکھیں مٹکاتے وہ مسکرا رہی تھی۔ زیبا کی گالیں اچانک لال ہوئیں۔
شرم سے نہیں غصے سے. شرم کرو میں تمہارے لیے کہہ رہی تھی. المیرا نے آنکھیں گھمائی اور سائڈ میز پر رکھا اپنا فون اٹھایا. کانٹیکٹ لسٹ کھولی اور مجنوں کے نمبر کو دبایا. یہ وہ سب زیبا کے کہنے پر نہیں اپنی عقل مندی ثابت کرنے کے لیے کر رہی تھی. بیل جا رہی تھی مگر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا. اسپیکر پر رکھے فون پر زیبا کی پریشان اور المیرا کی جتاتی نظریں تھیں. آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند ہے. برائے مہربانی. آپریٹر لڑکی کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی پاکستانی لڑکی کال کٹ چکی تھی. بیڈ پر دوبارہ کمر کے بل لیٹتے اس نے گردن پیچھے کی اور کھڑکی سے باہر دیکھا. زیبا مایوس ہوتے دوبارہ نیچے بستر کے ساتھ بیٹھ گئی. فالسے کا شربت آدھا پیا ہاتھ میں تھام رکھا تھا. وہ کھوئی ہوئی تھی اور المیرا وہ خیالی پلاؤ بنانے میں مشغول تھی. ہوا سے کھڑکی کے پٹ مدھم سے ہلائے لمحوں کا کھیل تھا. المیرا کی آنکھوں پر روشنی پڑی. وہ سبز رنگ اب بھورا سونے لگا اور پٹ دوبارہ جگہ پر آ گئے. تمہیں معلوم ہے زیبا، جب میں 4 سال پہلے پاکستان چھوڑ کر آئی تھی تو مجھے پیسے کی اصل قدر ہوئی تھی. میرے بھائیوں نے میرے حصے میں کچھ نہیں چھوڑا تھا. میں نے ایک انجان ملک میں 0 سے شروعات کی ہے. اصل مسئلہ تو تب ہوا جب میرا ویزا ختم ہونے کے دن تھے اور میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا. زیبا اس کہانی سے واقف تھی. کئی مرتبہ سن چکی تھی. تم نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ مصر آنے کے بعد تمہارے اکاؤنٹ میں بھاری رقم ڈلوانے والے تمہارے بھائی تھے. المیرا بتی کو دیکھے گئی. تو کیا اس کے بعد انہوں نے تم سے رابطہ کبھی نہیں کیا؟ گہری سانس اندر کھینچتے المیرا نے فضا میں خارج کی. آخر کار زیبو، زیادہ پیار آ رہا تھا اس وقت. تمہاری دوست کو کسی ریاست کی ملکہ بننے کی اب ضرورت نہیں. اب پیسہ ہوگا، دولت ہوگی اور میں عیاشی کروں گی. ہمیشہ کی طرح ناپسندیدہ موضوع گھما دیا کیا؟ تم آگ سے کھیل رہی ہو المیرا، اور آگ سے کھیلنے والے ہمیشہ جلتے ہیں. زیبا کی پشت لہجے کے پیچھے چھپی فکر المیرا کی دولت شناس نظریں کہاں دیکھ سکتی تھی. بغیر اس کی بات کا اثر لیے پنکھے کو دیکھتی لڑکی نے کہا، میرے ابا کہتے تھے. وہ رکی، پھر سوچ نہیں وہ اپنے باپ کے بارے میں بات کر سکتی ہے. میرے ابا کہتے تھے رسک لے کر جینے والا ہی تو اصل انسان ہے. اور ویسے بھی آنکھیں زیبا کی طرف موڑی. آگ سے کھیلنے والے آگ سے بنے ہوتے ہیں. المیرا کی آنکھوں میں لالچ چھپائے نہ چھپتی تھی. زیبا چاہ کر بھی اس پر ترس نہ کھا سکی. وہ عورت بالکل جنونی تھی. یہ لاکٹ کب تک آئے گی؟ یہ لائٹ کب تک آئے گی؟ ہاتھ سے خود کو ہوا دینے لگی. مجھے کیا پتا. دوست نے اپنے گرم ہوئے شربت کو خون پھرا. ایک دفعہ پیسہ آنے تو میرے پاس کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں دیکھوں گی. ان دونوں کی آواز دبتی دبتی آہستہ ہوتی گئی، یہاں تک کہ ہم اوپری منزل کو پیچھے چھوڑتے عمارت کی آخری منزل تک پہنچ گئے. سنسان گوشہ، گن کے ڈھیر، ایک اور کھلی کھڑکی. پس منظر میں 2 لڑکیوں کی آواز بہت دور سے آ رہی تھی. کیا اس کمرے میں بھی کوئی موجود تھا؟ اسٹریٹ لیمپ سے نکلتی روشنی کے مختصر سے حصے کی رسائی اس کمرے تک بھی تھی. مکمل سکون جس میں جھینگر اور نہ جانے کون کون سے کیڑے مکوڑوں کی آواز تھی. آہستہ سے دھواں کا ایک مرغولہ اڑتا ہوا باہر آیا، فضا میں بلند ہوا اور پھر آنکھوں کے سامنے وہ اس صاف ہوا کا حصہ بن گیا. کھڑکی سے اندر جھانکو تو ایک چھوٹے سے کمرہ نظر آئے گا جہاں ایک طرف لگا سنگل بیڈ تھا. اس سے تھوڑی ہی دور چھوٹا سا واش بیسن اور کمرے کے بیچوں بیچ ادکھلا سوٹ کیس جس کے اندر کم اور آس پاس کپڑے زیادہ بکھرے تھے. کمرے میں خاموشی تھی. باہر سے آتی روشنی صرف کھڑکی تک محدود تھی. یوں لگتا تھا اندر کوئی نہیں، لیکن پھر وہ اڑتا ہوا دھواں. دوبارہ ایک آہستہ سے مرغولہ بلند ہوا، سفید سرمئی سا بادل، اور اگر اس کا تعاقب کرو تو تمہیں کھڑکی سے تھوڑا نیچے ہو کر جھانکنا پڑے گا. ایک دبلا پتلا بغیر بالوں والا مرد کمرے کے کونے میں بیٹھا منہ سے دھواں نکال رہا تھا. اس کی آنکھیں بند تھی، یوں جیسے وہ مدہوش ہو. منہ سے نکلتا دھواں اسے سکون بخش رہا تھا. وہ کسی اور ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا، ایسی دنیا جہاں سکون، خاموشی، راحت اور کوئی غم نہ تھا. دبیر السازار نے سگریٹ دوبارہ ہونٹوں سے لگایا اور دھواں ناک اور منہ کے ذریعے نکالا. وہ عام سگریٹ کا دھواں نہیں لگتا تھا. دبیر السازار جائنٹ پی رہا تھا. چرس والا سگریٹ. کمرے میں چھائی بدبو یوں تھی جیسے جلتی ہوئی لکڑی کے اوپر لیمو چھڑکا گیا ہو. کانپتے ہاتھوں سے جوائنٹ لبوں سے جدا کیا. بھڑکتے ہوئے شعلے نے سامنے کا حصہ ہی نہیں، دبیر السازار کی زندگی سے کچھ گھنٹے بھی یوں ہی گھٹا دیے. اندھیری رات، نارنجی روشنی اور چمکتا چاند ایک اور انسان کو خود کی زندگی برباد کرتا دیکھ رہا تھا.
एक हफ्ते बाद, नया दिन, नई शुरुआत। अलेक्जेंड्रिया में मौजूद बहरिया रूम की सतह साफ शफाफ चमकते पानी की बुलंद थी। सूरज की किरणें पानी से टकराती तो यूं लगता लहरों के दरमियान मोती और हीरे तैर रहे हों। कुशादा साफ सुथरी सड़क, जिसकी एक तरफ समंदर था और समंदर के बिल्कुल कोने में बनी वो गोल झुकाव की शक्ल वाली वसी सुरमई इमारत। इमारत के चारों तरफ एक खुला प्लाजा और पानी से लबरेज पुल था। 1 फुट ऊंचा पुल इस इमारत को शहर की करीबी यूनिवर्सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया से जोड़ता था। ये अलेक्जेंड्रिया में वाक़ मिस्र की सबसे कदीम इमारतों में से एक थी। अलेक्जेंड्रिया की अजीम लाइब्रेरी, जिसे कदीम वक्तों में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी होने का शर्फ हासिल था, आग लगकर तबाह होने के बाद इसे दोबारा तामीर किया गया और अब ये बिब्लियोथेका अलेक्जेंड्रिया के नाम से जानी जाती थी, एक किताबों का जजीरा और सकाफती मरकज़। लाइब्रेरी के पार्किंग लॉट में गाड़ियों की तादाद काफ़ी कम थी। गालिबन लाइब्रेरी अभी ही खुली थी। सूरज की रोशनी से महफूज पार्किंग पर एक जज्जा सा बना था जो इमारत ही के साथ जुड़ा था। खामोश पार्किंग में नम हवा वफ्तन वफ्तन चल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता किसी के कदमों की आवाज़ आई, ऊंची हील्स में मोहताज सी ठक ठक। आवाज़ का ताकुब करो तो वो 2 गंदमी प्लेटफॉर्म हील्स पर जाकर ख़त्म होती। आने वाला अब रुक चुका था। इमारत के पार्किंग लॉट में खड़े दाखिली दरवाजे को देखा। गंदमी रंग की फ्लेयर डिपेंड के साथ हल्के आसमानी रंग के बटन शर्ट, गले में हमा वक्त डाला गया, वही बदबूदार गुलाबी सतरंगी स्कार्फ और शर्ट के ऊपर पहनना ही खुली गंदमी जैकेट। आने वाली तो जैसे अपनी जगह पर जम गई। चेहरे पर लगी बुरी सनग्लासेस धीरे से उतारती। नीचे मौजूद हेजल आंखें सोच से छोटी हुई। एक यही तो खौफ था इसका, किताबें। और एहसान ने इसे मिलने बुलाया भी कहाँ, जहाँ किताबों के अलावा और कुछ पाया नहीं जाता। जितना एहसान किताबों की दुनिया का आशिक था, अलमीरा इतनी ही इनसे चिढ़ती थी। चेहरे पर घबराहट से ज्यादा चिड़चिड़ापन वासे हुआ। इतनी किताबों के बीच में वो बेहोश हो जाएगी। दोनों हाथों में चेहरा छुपाते इसने गहरा सांस लिया। तनु खुदा पूछे एहसान बिन नौफल, तुम्हें खुदा पूछे एहसान बिन नौफल। 7 छतों वाली इस इमारत का फर्श लकड़ी से मजीन था। बेतहाशा ऊंची शीशे से बनी दीवार और दरमियान में मौजूद रीडिंग रूम्स। लाइब्रेरी में किताबों के अलावा कॉन्फ्रेंस हॉल्स, म्यूजियम, कैफेज वगैरह भी थे। अपनी लाइब्रेरी की टिकट संभालते ये इसका एक्सेलरेटर पर चौथा चक्कर था। लैपटॉप पर ठक ठक टाइप करते लाइब्रेरियन इनके खौफनाक ख्यालात का चलता फिरता रूप थे। हवा में रची पुरानी किताबों की खुशबू इसके फेफड़ों को अंदर तक सुलगा रही थी। अजीब दुनिया है ये। इस एहसान मिलकर ही नहीं दे रहा था। खौफ से अपनी टिकट को मुट्ठी में दबाते वो दोबारा से ऊपर वाले फ्लोर पर आई। लाइब्रेरी वाले इलाके के बस 2 ही फ्लोर थे और वो भी इस कदर कुशादा कि बंदा गुम हो जाए। घबराहट, उजलत, खौफ, ये 3 चीजें थी जिन्हें वो चाहकर भी इस वक्त काबू नहीं कर पाई। मजबूत असाब वाली अलमीरा इनायत मोहसिन बस चंद पन्नों पर लिखे हरूफ से जेर हो गई। रेक का नंबर देखते वह आगे बढ़ती गई, रुक रुक कर क्रेडिंग रूम्स का जायजा भी लेती रही। खुदा की कसम, वो कभी किसी के लिए इतना ख्वार नहीं हुई जितना एक हीरे के लिए हो रही थी। 20वीं शेल्फ से मायूस लौटते वो आगे बढ़ी जब इसे अपना मतलूबा शख्स नजर आया। दौरे लाइब्रेरी के दरमियान में सुर्ख और नीली चमकती जैकेट, जिसके पीठ पर बड़ा बड़ा एहसान दर्ज था, बालों में टिकाए, चश्मों को सख्ती से उतार कर हाथ में पकड़ा। एहसान इसकी तरफ पीट करके बैठा था, मगर यहाँ से भी वो इतना देख सकती थी कि वो इस्तराबी हालत में अपनी उंगलियां मरोड़ रहा है। इसकी कैफियत देखकर अलमीरा को कमीनी से खुशी हुई। वो अगर इतना ख्वार हुई है तो सब्र से वो भी नहीं बैठा। पीछे से आते इसने किताबों की शक्ल में बने मेज पर अपना बैग रखा और छोटा सा स्टूल खींचकर बिल्कुल इसके सामने बैठ गई। हेलो फियांसी। अलमीरा की खनकती हंसी सुनकर सामने बैठा एहसान बिन नौफल तेजी से आगे हुआ। ओए 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 ओए, हाथ मदाफाना अंदाज में उठाए। आराम से, इतनी याद आई थी तो हफ्ते बाद क्यों बुलाया मुझे? यकीनन कोई अहम बात ही होगी। मुस्कुराते हुए हाथों को बाहम मिलाया और थोड़ी के नीचे टिका दिया। आंखों में शोखी समोए वो इस वक्त एहसान के गुस्से को हवा दे रही थी। छोटे भूरे बाल हमेशा की तरह किसी भी सिलवट से आजाद सीधे गर्दन की हड्डी तक आते थे। मेरी अंगूठी उतारो, अलमीरा की उंगली की तरफ इशारा करते इसने दबे अंदाज में कहा। लाइब्रेरी में वो ऊंचा बोल भी नहीं सकता था। अलमीरा ने ना समझी से अपने हाथ को देखा। ये जनाना अंगूठी है।
मेरी अंगूठी उतारो। अलमीरा, सुर्ख आंखें, पसीने से शराबोर, पेशानी भींची हुई मुठियां। अलमीरा की मुस्कुराहट वैसे ही होंठों से चिपकी रही। वैसे कॉफी अच्छी जगह चुनी है तुमने, ग्रेडिंग ब्रेकअप के लिए, ग्रैंड ब्रेकअप के लिए। ड्रामाई अंदाज अपनाते इर्द गिर्द इशारा किया। मेरा सब्र मत आजमाओ, झूठी मक्कार औरत। एल्फी से लगाई मुस्कुराहट वैसी ही रही। वो सब क्या था जो तुमने एक हफ्ता पहले किया? तुमने जानबूझकर बिब्बा को वहां बुलाया था ना? गुस्से से तेज तेज बोलना शुरू किया। तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती नहीं, फिर वो सब नाटक क्यों? ये एक अंगूठी पहन लेने से तुम मेरी मंगेतर नहीं बन जाती। एहसान की आवाज धीमी मगर लहजा कांप रहा था। खुद एतमादी के साथ बैठी अलमीरा पर जो रत्ती बराबर भी इस सरगोशी का असर पड़ा हो। ना वो हिली, ना मुस्कुराहट जुदा हुई। यूं लगता था वो मुस्कुराता हुआ कोई बुत हो। ये अंगूठी तुम्हें बिब्बा के कहने पर पहनाई है, वरना तुम इस काबिल हो कि तुम्हें बीवी बनाया जाए। अलमीरा का इत्मीनान एहसान के एतमाद और जोश को कम कर रहा था। चेहरा अलग बोल बोलकर गुलाबी हो चुका था और एक ही औरत जितनी या जिन्नी या चुड़ैल। ये काफी जगह ये जगह काफी बोरिंग है। उठो यहाँ से। रूफटॉप पर कैफे है ना, वहां चलते हैं। पर्स को कंधे पर डालती वो उठ खड़ी हुई। सामने बैठा मर्द सदमे से इसे देखने लगा। वो यहाँ इसके किरदार कशी कर रहा था। अब सामने वाले को अपनी भूख की पड़ी थी। अलमीरा की नजर इसकी फटी निगाहों और खुले मुंह पर पड़ी। व्हाट? अब तुम्हारी पूरा हफ्ता लगाकर तैयार शुदा तकरीर में खाली पेट तो नहीं सुन सकती ना? किताबों के नाम निहात आशिक को कौन बताए? ये तो बस एक बहाना था। असल वजह तो पुरसुकून माहौल और इल्म की दुनिया थी, जिससे अलमीरा को घुटन हो रही थी। एहसान की हैरानी गुस्से में बदली। मेरी अंगूठी दो, मंगनी तोड़ो, फिर जहां जाना चाहती हो चली जाना। इसकी सरगोशियां लाइब्रेरी में कम लोग होने की वजह से कतरे बुलंद थी। सुबह सुबह का वक्त था, इसलिए वहां रश न होने के बराबर था। करीब से चलता एक झाड़ू देने वाला धूल उड़ाता आगे बढ़ गया। आंखें घुमाती वो वापस स्टूल पे धप से बैठ गई। बाबा को तुमने बुलाया था ना? मेज पर आगे हुआ। तुमने भी तो मुझे मिलवाना ही था। गालों के नीचे हाथ रखा। एहसान ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। अलमीरा टस से मस ना हुई। एक तो ये अरबों का गुस्सा। ये सब करने से पहले मुझे तुम बता नहीं सकती थी? कम से कम ये अंगूठी घर रख कर आता, मंगनी ही ना होती। तुम अंगूठी चले जाने का ज्यादा दुख है या मुझसे मंगनी का? एकदम खामोशी। तेज तेज चलती जुबान को ब्रेक लगी। गंदमी लिबास वाली वैसे ही गाल हथेली पर टिकाए मुस्कुराती रही। जाहिर है तुमसे मंगनी का दुख है। एहसान ने नजरें चुराई। मुझसे मंगनी करके पछताने का जिक्र तुमने सिर्फ 2 बार किया है, 2 बार किया है। लेकिन इस अंगूठी के चले जाने का जिक्र तुम 5 बार कर गए हो। आदतन ऊंचा और साफ बोल रही थी। सच सच बताओ, कितने दिन का शौक मनाया है इसके लिए? पास से गुजरते झाड़ू देते मर्द ने नजर उठाकर इन दोनों को देखा। एहसान ने घबराते हुए कान की लोक हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। बात नहीं? तो फिर ये नजरें चुराना, ये हकलाता चेहरा, माथे पर पसीना। एहसान ने अपने माथे पर हाथ फेरा। ऐसे तो नहीं सुना रहा किसी लालच का इश्कनामा। चेहरा एक तरफ गिराए वो सामने बैठे मर्द को उलझा रही थी। अलमीरा और इसका रोमानी अंदाज। चेहरे के घबराते तासुरात पर काबू पाते सुर्ख और नीली जैकेट वाले मर्द ने बराह रास्त अलमीरा को देखा। सामने बैठी औरत ने आईब्रो उचकाए। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। सख्त दो टोक लहजा। तुम्हें क्या लग रहा है बब्बा ने अपनी खुशी से तुम्हें मेरे साथ मुसल्लत किया है? नहीं, वो मुझे सबक सिखा रहे थे। मैं अभी जाकर माफी मांगूंगा। वो तुम्हें इस किस्से में इसे ऐसे निकालेंगे जैसे दूध में से मक्खी। अलमीरा ने बेफिक्री से सामने रखे चश्मे उठाए और उन्हें बुलंद किया। शीशे की बुलंद व बांग दीवार से आती रोशनी इसके चश्मों से आर पार हुई। मैं तो तुम्हारी इज्जत बचा रहा हूँ। चुपचाप काल करके बोल दो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। बस किस्सा तमाम। तुम्हें बिब्बा बाद में जलील नहीं करेंगे। पर्स में से रुमाल निकालकर चश्मों पर लगी धूल साफ की। एहसान बहुत गौर से इसकी तमाम कार्रवाई देख रहा था। अपनी भूरी सनग्लासेस साफ करने के बाद इसने सलीके से भूरे बालों में टिका दी। तुम तो अभी भी पूरी तरह मर्द नहीं बन सके। ऐनक लगाने के बाद बाल लहराए। क्या बकवास। मैंने सोचा था इस मंगनी को तोड़ने, जब तुम खुद जाकर अपने बिब्बा से सीना ठोक कर बोलोगे कि वो तो खुश होंगे कि हाय मेरा बेटा फाइनली अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस हो गया है। मगर अफसोस, तुम आज भी आधे मर्द हो। गोद में हाथ एक दूसरे पर धरे हुए थे। गर्दन एक तरफ को तिरछी थी। कमर यूं सीधी थी जैसे सर या फिट हो। अलमीरा, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। एहसान ने उंगली उठाई, मगर वह अलमीरा भी क्या जो किसी की बर्दाश्त की कदर ले। मैं ये मंगनी एक शर्ट पर ही तोड़ूंगी। फौरन से पैंतरा और अंदाज बदला। मिस्री मर्द की आंखें छोटी हुई। कैसी शर्ट? मैं खामोशी से पीछे हो जाऊंगी। तुम अपने बिब्बा से कह देना। अलमीरा नहीं मानी, मगर बालों में हाथ फेरा। रोशनी में हीरा चमका। मैं ये अंगूठी मैं तुम्हें नहीं दूंगी।
एहसान उछल कर इसकी जगह से 4 कदम आगे आया। क्या मतलब नहीं दोगी? इधर वापस करो। बस बहुत हो गया। इसका सब्र यहीं तक था। चीखते हुए हथेली आगे बढ़ाई, करीब से गुजरती लाइब्रेरियन ने एहसान को आहिस्ता बोलने का इशारा किया। अलमीरा भी अभी भी नफासत से बालों में हाथ फेर रही थी। हीरे की चमक का अक्स एहसान की आंखों में चुप्पी बेबसी का बेझांक रहा था। सोच लो, जो लड़की तुमसे हंगामी मंगनी कर सकती है, इसके लिए हंगामी शादी कोई मुश्किल काम नहीं है। एहसान की खाली हथेली यूं ही फैली थी। हीरे में इसका चेहरा नजर आया था, मजबूर गुस्सीली निगाहें। तुम्हारी ये जिद, मेरा एक झूठ, हम दोनों को एक अनचाहे रिश्ते में बांध सकती है। स्याह बालों वाले मर्द ने हीरे से नजर हटाई तो सामने इस हीरे की मालकिन का चेहरा आया। वो सोच में पड़ गया, लेकिन इसके इरादे फिर भी न डगमगाए। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। मेरी अंगूठी दो इधर, और मंगनी तोड़ दो। मैं इसके इतराफ में हाथ रखते वो हल्का सा झुकी। लेकिन तुमने तो कहा था कि एक अंगूठी ये फैसला नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारी मंगेतर भी हूं या नहीं। तो फिर अगर ये अंगूठी भी चली जाए तो मतलब मैं तुम्हारी मंगेतर रहूंगी? बालों को धीरे से कान के पीछे अरसा। वो दोबारा किसी आबशार की तरह चेहरे पर फिसल गए। मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए। अल्फाज को चबा चबा कर अदा किया। हाँ तो छोड़ दो मुझे। खनकती हंसी महफूज तासरात। और मेरी अंगूठी? इस वक्त वो कोई 5 साल का बच्चा लग रहा था, जो एक नई सी टॉफी के पीछे रो रहा हो। मगर तुम्हें तो मुझसे जान छुड़वानी है। और वो इस बच्चे को खुश करती एक परी। अंगूठी के होते हुए मेरी तुमसे जान कैसे छूटेगी? 5 साल के बच्चे ने जिद की। लेकिन एक अंगूठी तो तुम्हारा ताल्लुक तय नहीं कर सकती। परी की अंगूठी का भूरापन गहरा हुआ। बालों के किनारों को उंगली पर लपेटते वो यूं लगता था वो कोई गीत सुना रही हो। परिस्तान तक पहुंचता था मीठा गीत। आखिर क्या है इस अंगूठी में? बच्चा वावेला मचाता रहा, मान चुका था। वो जिद्दी था। सामने मौजूद परी ढीठ, यूं ही उंगलियों में लपेटे बाल, आंखों में पड़ती रोशनी और सरिये से जुड़ी कमर के साथ वो मुस्कुराई। परिस्तान पहुंचने पर बच्चे को दिखाई जाने वाली पहली मुस्कुराहट। तुम्हारी जान। सूर था या मौत का ऐलान? रगों में गर्दिश करता खून रुका, कानों में पड़ती आवाजें गायब हुई। दुनिया देखती आंखें थम गई, आसपास सब सुन हो गया। वक्त ने हरकत छोड़ दी। परिस्तान के बीच खड़ा वो मर्द सामने बैठी गीत सुनाती इस परी को देखते एक शहर में था। ऐसा शहर जिससे न वो हिल पा रहा था न नजरें मोड़ पा रहा था। वो परी मुस्कुराई, आंखों के बैरूनी किनारों पर सिलवटें नमूदार हुई। परिस्तान में खुश आमदीद। लेकिन क्या परियां भी इतनी लालची होती हैं? सूरज की रोशनी बिब्लियोथेका के शीशे से बनाई दीवार से टकराई। सुनहरी किरणें आहिस्ता आहिस्ता पूरी लाइब्रेरी में फैल गईं। लोग अब काफी तादाद में वहां मौजूद थे। आसपास रीडिंग रूम्स मसरूफ। लैपटॉप की खटपट में मजीद उंगलियों में इजाफा हो गया। स्वीपर के झाड़ू मारने की आवाज धीरे धीरे आ रही थी। बूढ़े अरबी स्वीपर ने सर उठाया। इसके चेहरे के तासरात कुछ खास अच्छे न थे। गंदी गंदी शक्लें बनाता वो दूर मेज को देखता रहा। किताबों की शक्ल का बना वो मेज किताबों से ही खाली था। आमने सामने 2 स्टूल लगे थे। 1 घंटा पहले वहां 2 लोग मौजूद थे, अब वहां सिर्फ वही थे। परिस्तान की लालची परी। तक पिस्ता के छिलके जुदा हुए और दरमियान से एक सब्ज जामनी सा बीज बाहर आया। छिलकों को मेज पर फैलाए सफेद कपड़े पर फेंक दिए। पिस्ता खाता इसका मुंह हिल रहा था। बालों को लहराकर चेहरे पर से आने से हटाया, मगर वो भी अलमीरा के बाल थे। इसकी बर्दाश्त आजमाते वो दोबारा चेहरे के इतराफ में फैल गए। एहसान चला गया और जाते जाते इस पर एक एहसान कर गया था। चलो एक काम करते हैं। फिजा में उसकी पुरशोक आवाज फैली। वह अब कुछ देर पहले हुआ मंजर जहन में दोहरा रही थी। तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहिए और मुझे ये अंगूठी। 1 हफ्ता तुमने मुझे नजरअंदाज किया, अब 1 हफ्ता मेरे करने की बारी है। मुखालिफ शख्स ने इख्तलाफ करने के लिए मुंह खोला। मलका ने हाथ उठाकर इसे खामोश कर दिया। पूरे 1 हफ्ते बाद यही तुम्हें तुम्हारी अमानत वापस मिल जाएगी। अगर मंजूर है तो हाँ, नहीं तो टाटा बाय बाय। अंगूठी मेरी। एहसान बिन नौफल इतना तो जानता था वो इस औरत पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। जबरदस्ती तो क्या, वो इस औरत पर भरोसा तक नहीं कर सकता था। मगर आजमाने में क्या जाता है। अलमीरा इनायत। मौसम के गोल होंठ खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढल गए। जहन हाल में लौट आया। एक और पिस्ता तोड़ा, छिलके उतारे, आहिस्ता से बीज जुबान पर रखा और आंखें उठाई। इनका सब्ज रंग गहरा था। वहां ना कोई मुस्कुराहट थी ना कोई खुशी।
वहां तपिश थी, नफरत थी, किसी के सामने खुद को गिराने का गुस्सा और किसी भी कौन एक मर्द। इसने खुद को एक मर्द के सामने गिराया था। एक हीरे के लिए इसने आधा घंटा बैठकर एक मर्द को बर्दाश्त किया। इसकी आंखों में कुछ ऐसा जहर था जो अगर कोई भांप लेता तो पनाह मांगता। ये तो तय था, अलमीरा इनायत मोहसिन जान से हाथ धो बैठेगी, मगर इस अंगूठी का पीछा मरकर भी नहीं छोड़ेगी। जो पा लिया हो वो इसका हो गया। वापसी का लफ्ज इसकी लुगत में नहीं था। अलमीरा ने नजरें झुका ली, दोबारा एक पिस्ता उठाया, इस पर लगे छोटे से कट पर दोनों अंगूठे के नाखून रखे और फिर पूरी शिद्दत से नाखूनों को अंदर पिस्ता में गाड़ दिया। छिलके में मौजूद सब टुकड़े जुदा हुए। हथेली में इनको दबाते इसने आंखें बंद कर ली, गहरा सांस लिया और अब जब इन्हें खोला था आंखें बदल चुकी थी। नफरत, गुस्सा गायब, मुस्कुराहट, खुशी आया। इसने हथेली खोलकर टुकड़ों को गिरा दिया, दूसरा हाथ हवा में बुलंद किया। रोशनी की एक बड़ी सी किरण इनके हाथ पर आकर ठहर गई। हीरा चमका, इसके अंदर तक सरशारी की लहर दौड़ गई। कुदरत ने सारा हुस्न इसकी उंगली में ही बसा दिया था। हीरे को होंठों तक लाते इसने हल्की सी सांस खारिज की। अपने पैसे के लिए वो मर नहीं सकती थी, मगर मार, हाँ ये वो बखूबी कर सकती थी। दूर खड़ा सिर पर नापसंदीदगी से इस औरत को देखता रहा। लालची कहीं की। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा दूसरा चैनल है हुदा नॉवेल, जाके जल्दी से इसको भी सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।